स्वागत है आप लोगों का। हम लोग बायोलॉजी का क्विज कर रहे हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे पाचन तंत्र। पिछले लेक्चर में जितने भी क्विज हो चुके हैं उन सभी का टेलीग्राम पे क्विज हो चुका है। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, ठीक है। कोई टाइम बर्बादी नहीं करेंगे, मैं डिटेल में ही बताऊंगा। थोड़े प्रश्न ही करेंगे लेकिन डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। पाचन तंत्र क्या होता है, देखिए खाना तो सभी लोग खाते हैं, आप लोग भी खाते हैं, जानवर लोग भी खाते हैं, सभी जितने भी जीव हैं सारे खाते हैं खाना। तो खाना पाचन में होता क्या है, जो भोजन है ना आपका, वो भोजन है आपका जटिल पदार्थ है वो। उस जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। लेकिन कहोगे सर ये पाचन तंत्र क्या है, तो वैसे अंग या फिर अंग समूह, समूह भी कह सकते हैं हम इसको, वैसे अंग समूह जो कि भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, पचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, उस अंग समूह को हम इकट्ठे रूप से बोल देते हैं क्या, कि आपका ये पाचन तंत्र है वो। अब देखिए पाचन तंत्र जो है ना वो आपका, हमारे मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ, पाचन तंत्र मनुष्य में दो भागों में बटा हुआ है। डिटेल में भी देख लेते हैं हम, ताकि आगे वाले प्रश्न जो है ना वो हमारे बन जाए आराम से। पाचन तंत्र जो है ना वो हमारे में दो भागों में बटा हुआ है। पहला आता है आहार नाल और दूसरा आता है आपका पाचक ग्रंथि। मैं अंग्रेजी में ही बताता चलूंगा। पाचक ग्रंथि, आहार नाल को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं, और पाचक ग्रंथि को बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड। इन दोनों में हम लोग देख लेते, यही दोनों से मिलकर के हमारा जो है ना पाचन तंत्र बना हुआ होता है। आहार नाल देखिए कहाँ से शुरू होता है आपका, ये मुख गुहा से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ये गुदा तक जाता है, जिसको हम लोग रेक्टम भी बोलते हैं। मलाशय जो द्वार होता है वहाँ तक जाता है। पाचन के समय हमेशा ना भोजन आहार नाल में ही रहता है शुरू से लेकर के अंत तक। इसकी लंबाई करीब 32 फीट होती है। 32 फीट मतलब 8 से 10 मीटर तक, 32 मीटर नहीं, 32 फीट इसकी लंबाई होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका मुख गुहा, गुदा आ जाता है, ग्रास नली इसको बोलते हैं, ग्रास नली जिसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं, अमाशय आ जाता है आपका, अमाशय मतलब स्टोमिक आ जाता है, छोटी आंत आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बड़ी आंत आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और गुदा द्वार आपका आ जाता है वो आहार नाल में, जो कि 32 फीट लंबा होता है वो। और कहोगे सर फिर पाचक ग्रंथि में क्या क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका आ जाता है लार ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम सिलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। इसको क्या जाता है आपका यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, यकृत आ जाता है, पित्ताशय आ जाता है, गॉल ब्लैडर इसको हम लोग बोलते हैं, अग्न्याशय आ जाता है आपका, जिसे हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन इन दोनों से मिलकर के ना हमारा पाचन तंत्र बना हुआ होता है। शुरू कहाँ से होता है आपका, मुख गुहा से। तो पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो आपका मुख गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है, बता चुका हूं मैं, 32 फीट या फिर 8 से 10 मीटर यह लंबी होती है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं, दांतों के बारे में आ गया है, तो हम दांतों के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका स्वदंत का मतलब होता है आपका चवर्णक जिसको बोलते हैं, वो हम आगे देखते हैं। स्वदंत किसको कहते हैं, केनाइन जिसको बोलते हैं, सॉरी केनाइन इसको बोलते हैं। मनुष्य में ना दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता आपका इंसाइजर, दूसरा आपका होता केनाइन, तीसरा हो गया आपका प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर।
जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 20 दांत ही होते हैं, जिसके हम लोग दूध का दांत भी बोलते हैं। वो 12 वर्ष तक आते आते वो सारे दांत क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है। इंसाइजर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृंतक, काटने वाला दांत। ठीक है ना। इसको हम लोग नोज तीथ कहते हैं। नोज तीथ क्यों? क्योंकि ये नाक के ठीक नीचे होता है वो। यह किस काम आता है आपका? काटने के काम आता है वो। ठीक है। मैं यहाँ पर डायग्राम में बना दूँ तो आपको शायद समझ में आए ज़्यादा। ये आपका मान लीजिए निचला जबड़ा है। ठीक है। इस निचले जबड़े पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा ही आपका एक ऊपर वाला भी जबड़ा होगा। ठीक है। काटने के काम आता है और इसकी संख्या 4 नीचे 4 ऊपर, टोटल 8 होती है। ठीक है ना। आगे के ये 4 दांत होते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 ये 4। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नोज तीथ बोलते हैं। काटने के काम आता है। इसकी संख्या 4 + 4, ये 4 तो नीचे हो गया ना, और 4 ऊपर भी होता आपका 8। ठीक है। केनाइन, इसको हम लोग रदनक कहते हैं। यहाँ पर स्वदंत लिखा हुआ है। इसको हम लोग आई तीथ कहते हैं, क्योंकि ये ठीक आँखों के नीचे होता है वो। ये किसके काम आता है? चीरने या फाड़ने के काम आता है। यहाँ पर होता है आपका ये छोटा सा नुकीला सा दांत होता है। ठीक है। ऐसा ही आपका ये हो गया इंसाइजर। तो ये दो नीचे हो गए और 2 आपका ऊपर हो गया। 2 + 2 कितने हो गए? ये टोटल 4 होते हैं वो। मांसाहारी में जो होता है ना केनाइन तीथ, काफ़ी नुकीला होता है वो। ठीक है। अगला आ जाता है आपका प्रीमोलर, जिसको हम लोग अग्र चवर्णक बोलते हैं। चवर्णक से ही आपको पता चल रहा है। इसको हम लोग चिक तीथ बोलते हैं। चिक मतलब जो गाल के पास होता है, इसलिए हम लोग इसको चिक तीथ बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। ये आपका एक यहाँ पर आ जाएगा और एक ये आपका 2 इस तरफ, 2 इस साइड और 2 इस साइड। ठीक है। चौड़ी चौड़ी होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग भोजन को चबाते हैं, चबाने का काम करता है। संख्या में अगर कह दें तो 2 ये हो गया आपका और 2 इधर हो गया। 2 + 2 कितना हो गया? 4, और ऊपर भी 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 आपका हो जाएगा, टोटल 8 होता है। और मोलर को हम लोग बोलते हैं चवर्णक। इसे हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, अक्ल का दांत। विजडम टीथ आप लोग नोट्स अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न में कई सारे ऑप्शन, आप कई सारे प्रश्न बना सकते हो एक प्रश्न से। ठीक है। सेम काम है इसका हम लोग चबाने का काम करते हैं। ये लास्ट में 3 दांत होता है। बच्चों में 3 की जगह 2 ही होता है, तो 3 आपका इधर हो गया। उसी तरह से 3 आपका इधर हो गया। 3 3 6, निचले जबड़े में 6 और ऊपर वाले जबड़े में भी 6, टोटल हो गया आपका 12 दांत। ठीक है। अब अगर आप काउंट करो तो टोटल 12 8 20, अब 20 12 32 दांत हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक संख्या में आपका मोलर दांत ही होता है, क्योंकि इसकी संख्या क्या है? 12 है। प्रीमोलर जो है ना आपका, ये प्रीमोलर, यह बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है। और मोलर में आगे के सिर्फ 2 दांत ही होते हैं। पिछला जो मोलर होता है, मोलर मानिए टोटल 3 दांत है ना आपके, 1 2 3, तो सिर्फ ये 2 दांत ही होते हैं, पिछला दांत नहीं होता है वो। या अक्ल का दांत बाद में आता है। ठीक है। तो 3 दांत आपके प्रीमोलर के नहीं होते हैं, तो 8 तो यही आपका खत्म हो गया। और 4 दांत आपका ये हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 2 करके 4 8 4 12 दांत, यानी कि 32 में से 12 माइनस कर दो ना, तो बच्चों के पास 20 दांत ही होते हैं। हमसे पूछा गया है कि कितने स्वदंत होते हैं? केनाइन की संख्या आप बता सकते हो, टोटल 4, जो नुकीले दांत होते हैं ना, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। मैं बता चुका हूँ, टिश्यू वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, कैल्शियम फॉस्फेट इसका सही उत्तर है। अगला है दांत के एनामेल का कार्बोरन किस कारण होता है? जो दांत खराब होते हैं ना, किस कारण होता है? देखिए, हमें किसी भी तत्व की ना एक कंट्रोल्ड मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो भी खराबी, कमी हो जाए तो भी खराबी। तो पानी में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण ना आपका ये कार्बोरन होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जस्ट अभी मैं बताया हूँ
कि जो बच्चों में क्या होते हैं, देखिए बच्चों में टोटल 20 दांत ही होते हैं। बच्चों में टोटल 20 दांत ही होते हैं। कौन कौन से दांत नहीं होते हैं? प्री मोलर नहीं होते हैं। प्री मोलर नहीं होते। प्री मोलर कितने होते हैं? 2 × 4, टोटल 8 दांत नहीं होते हैं प्री मोलर के। और मोलर का एक दांत नहीं होता। मोलर टोटल 3 दांत होते हैं वैसे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही दांत होते हैं और एक दांत नहीं होता है। तो जबड़े में अगर आप देखो तो एक दांत इधर नहीं होगा, एक दांत इधर नहीं, ऊपर वाले में भी, यानी कि टोटल 4 दांत नहीं होते। तो 8 4 12 और 20 जोड़ दो तो 32 दांत हो जाते हैं वो। तो बच्चों में 20 दांत जो होते हैं ना, ये दूध के दांत होते हैं। करीब 12 वर्ष की अवस्था तक आते आते ये 20 दांत क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और इनकी जगह, ये तो पहले 20 वाले दांत हो गए, ये टूट गए, तो इन्हीं 20 की जगह नए 20 दांत उगते हैं। और ये जो मैंने बताया ना बच्चों में नहीं होते हैं 12, ये भी उग जाते हैं आपके। ठीक है, तो दो बार कितने दांत उग गए? ये 20 दांत ही तो 2 बार हमारे आए ना। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगर टोटल कहे कि टोटल लाइफ में कितने दांत आते हैं तो 52 हो जाएगा वो। ठीक है, ऑप्शन सी भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दांतों में निम्न में से क्या होता है? सिंपल सा है प्रश्न है ये, कैल्शियम। ये जो प्रश्न है ना वो पिछले परीक्षाओं में सारे पूछे हुए हैं। दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? दांतों की विकृति से आपका फ्लोरीन ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दांत खराब कब होते हैं आपके? फ्लोरीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है आपका, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया रहता है? फ्लोरीन ही मिलाया रहता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, फ्लोराइड। एक वयस्क मानव में होते हैं क्या? देखिए चवर्णक का आ गया यहाँ पर। चवर्णक के बारे में मैं बता चुका हूँ, अभी डिटेल में बताया हूँ कि दांतों की संख्या कितनी होती है? इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं चवर्णक ना। ये निचला जबड़ा हो गया, ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया। तो 3 इधर होते हैं, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। टोटल कितने चवर्णक हो गए? टोटल हो गए 12। मोलर कितने होते हैं? 2। प्री मोलर 2 2 2 2। ठीक है, टोटल प्री मोलर कितने हो जाते हैं? 8। केनाइन हो जाते हैं 1 1 1 1। और 4 यहाँ पर हो जाता है आपका, 4 4 8 इंसाइजर हो जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ये लो, ये 4, ये आपको मैं इसे चौखूटा कर देता हूँ, ये आपका अलग हो गया। 4 तरह के दांत मैंने बता दिए आपको। ठीक है, चवर्णकों की संख्या कितनी है? 12। मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? आपका जो मुख है ना, मुख गुहा, उसमें हमारा एक जीभ भी होता है। जैसे मान लीजिए आपका जीभ है ये। ठीक है, इसको कई भागों में आप बांट सकते हो। अलग अलग भाग जो है ना वो अलग अलग टेस्ट को जाहिर करता है वो। ठीक है, ऐसे ये आगे वाला जो भाग है, ये आगे वाला भाग जो होता है ना वो मीठा को हमें संवेदना देता है वो। ठीक है, यहाँ से मीठा मीठा आपको पता चलेगा वो। ये जो साइड में है इसको खट्टा हमें बताता है, वो खट्टा स्वाद का पता चलता है। और कड़वाहट आपका पीछे वाला, कड़वाहट बोलना और लिखना दोनों एक साथ गड़बड़ हो जाता है, कड़वाहट। ठीक है, और आपका खट्टा हो ही गया। आप कहोगे सर नमकीन कहाँ आता है? तो नमकीन आपका यहाँ पर आता, सॉल्टी। सॉल्टी आपका साइड में ही आ जाता है। और एक होता है उमामी, खट्टा मीठा जिसको हम बोलते हैं ना, बीच वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो पूछा किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो पिछले भाग पर। किनारे वाला भाग आपका ये हो गया, ये आपका किनारा हो गया, पिछला हो गया, ये आगे वाला हो गया, ये मध्य भाग हो गया। ठीक है, अगला है डी, ऑप्शन सही है। अगला, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा किस भाग में होती हैं? अगले में तो मीठा आपा हमारा होता है वो, पिछले में कड़वाहट होता है, और मध्य में आपका उमामी होता है। ठीक है, और पार्श्व क्या होता है? पार्श्व होता है साइड में, साइड वाला,
ये आपका जीभ है, तो ये साइड वाला भाग आपका हो जाता है खट्टे स्वाद के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। लार किसके पाचन में सहायता करता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका लार के बारे में पढ़ना है। तो लार ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। तो डिटेल में पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए 3 तरह की लार ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे मुख में पाई जाती है। पहला आपका होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहला होता है आपका पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, यह कान के नीचे होती है, कान के नीचे दोनों साइड होता है वो। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है ना, कई बार संक्रमण के कारण ना इसमें सूजन आ जाता है, जिसको हम लोग गलसुआ बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, कहते हैं ना कि गाल इसका सूज गया है, मम्स बोलते हैं वो इसको। ठीक है, यही पैरोटिड ग्रंथि जो है ना, वो सांप में जहर की थैली का काम करती है। वो सांप में जहर की थैली जो होती है ना, वो यही पैरोटिड ग्रंथि होती है वो। एक प्रश्न यहाँ से ही बन जाता है कि सांपों की जहर की थैली पैरोटिड ग्रंथि का ही भाग होता है। दूसरा आपका हो जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी, इसको हम अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं अधो मैक्सिला बोलते हैं। हिंदी में उतना नहीं पूछता है, ऊपर वाले को अधो हनु कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे अधो मैक्सिला। ये क्या करता है? सब मैक्सिलरी कहाँ होता है? यह जबड़े के मध्य में होता है। आपके दोनों जबड़े हैं ना, गाल वाला, गाल में ही आपका होता है, जबड़े के बीच में दोनों ओर एक एक होता है वो। ठीक है ना, वो हमारा सब मैक्सिलरी होता है। तीसरा होता है क्या? सबलिंगुअल, इसको हम लोग बोलते हैं अधोजिह्वा, अधोजिह्वा। ठीक है, आपका जीभ के नीचे होता है, जीभ के नीचे दोनों ओर, जीभ के नीचे दोनों ओर। ठीक है, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी आपका ये वाला होता है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। लेकिन हमारा प्रश्न तो कुछ और है, लार किसके पाचन में सहायता करती है? ये 3 तरह की ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती है जो कि लार को स्रावित करती हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो ये जो लार है ना आपका, वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अब हम आगे देखेंगे कौन कौन सा एंजाइम ये स्रावित करता है। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अब यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। लार कौन स्रावित करता है? ग्रंथियाँ, 3 ग्रंथि मैंने बता दी। अब यहाँ पर है आपका लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए, लार में पाया जाता है आपका टाइलिन, लाइसोजाइम। आप ये नोट्स बना लीजिए खुद से ही, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। डाइस्टेज, ये सारे अंग्रेजी वर्ड हैं, ठीक है, कोई हिंदी में नहीं लिखा हुआ। या फिर म्यूलिन लास्ट में हो गया। 4 तरह के लिख देता हूँ मैं, ABCD, 4 तरह के लार होते हैं जो हमारे लार ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। सर अब इसका काम भी बताइए, टाइलिन क्या करता है? वो टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों एक ही काम करते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज ये दोनों का काम एक ही है। क्या काम है जी? यह स्टार्च का पाचन करते हैं। वो क्या करते हैं? स्टार्च, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मंड भी बोलते हैं, स्टार्च का पाचन करते हैं। सर स्टार्च का पाचन तो करते हैं, लेकिन पाचन करके उसको किस में बदल देते हैं? वो तो पाचन करके उसको हम किस में बदल देते हैं? माल्टोज में बदल देते हैं। सर माल्टोज क्या होता है? तो अंग्रेजी वर्ड है। माल्टोज जो शर्करा है ना आपका, शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट, वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, उसमें बदल देता है। स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, ये यही काम डाइस्टेज भी करता है वो। सर बाकी दो क्या काम करता है? लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम क्या करता है ना, कीटाणुओं को मारने का काम करता है, कीटाणु को मारता है। सर म्यूलिन क्या करता है? देखिए हमारे मुंह में जैसे ही भोजन जाता है ना, तो लार ग्रंथियां लार स्रावित करते हैं, जिससे हमारा भोजन गीला हो जाता है जब हम चबाते हैं ना। तो ये म्यूलिन क्या करता है? यह चिपचिपा होता है, भोजन को ना
भोजन को चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा बनाने से क्या होता है, ये आराम से हमारे मुंह के अंदर एसोफेगस से होते हुए पेट में चला जाता है वो। ठीक है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपका 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका टाइलिन आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, माल्टोज में बदल देता है। लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है। म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। ठीक है, बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, कौन सा लार का लाभ नहीं है, देखिए निगलने में मदद करती है म्यूलिन के कारण। आरबीसी की वृद्धि करती है, नहीं। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह होंठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। आरबीसी की वृद्धि लार का काम नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, जस्ट अभी बताया हूं मैं। डायस्टेज एंजाइम क्या करता है, आपका स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। यह किस में पाया जाता है, आपका लार ग्रंथि में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अमाशय में, अब देखिए पेट आ गया आपका। हमने भोजन कहाँ खाया, मुख में खाया। मुख में लार ग्रंथियां थी, चिपचिपा भोजन बनाया और वह कहाँ आ गया, एसोफेगस में आ गया वो, जिसे हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली में प्राकुंचन होता है, पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस इसको बोलते हैं। इसमें पाइप से होते हुए भोजन किस में चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। अमाशय को स्टोमिक बोलते हैं हम लोग। अब देखिए अमाशय में भोजन आ चुका है, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हम अमाशय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अमाशय का जो आकृति होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है आपका, जैसे मुख से आ गया, अमाशय की आकृति कुछ ऐसा होता है। ठीक है, देखो मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, बनता है या नहीं। अमाशय की आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। यह थैली, देखिए इसकी डिटेल में पढ़ लेते हैं। यह थैली नुमा रचना होती है, वो एक थैले के जैसा होता है और इसके 3 भाग होते हैं, पहला दूसरा। जैसे ये आपको मैं कर देता हूँ, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला अग्र भाग को कार्डिक बोलते हैं हम लोग, कार्डियक। दूसरे भाग को बोलते हैं हम लोग फंडिक, अंग्रेजी वर्ड ही है। और तीसरे भाग को बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। ये तीनों डिवाइडेड होती है आप हमारे पेट में। तो इसमें है ना, यहाँ पर भोजन न लगभग 4 घंटे रुका हुआ रहता है। ठीक है, इसकी आंतरिक दीवारें जो होती है ना, उस पर म्यूकस नामक पदार्थ पाया जाता है। म्यूकोसा इसको बोलते हैं, म्यूकोसा, म्यूकोसा नामक पदार्थ पाया जाता है। 3 भाग में यह बटा होता है वो। अब देखिए कार्डिक क्या करता है, फंडिक क्या करता है और पाइलोरिक क्या करता है। हमें तो पूछा गया एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, लेकिन इन्हीं भागों में से ना एक भाग एंजाइम, सारे एंजाइम निकालते हैं, उनमें से एक एंजाइम प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार्ज एमाइलेज या फिर अग्न्याशय नली। तो देखिए कार्डिक क्या करता है, पहला कार्डिक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और एक हो गया 3। यहाँ पर मैं बांट देता हूँ, तीनों को अलग अलग कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पहला लिखूंगा क्योंकि जगह कम है। कार्डिक क्या करता है, वो HCl निकालता है। वो एक लिखा हुआ मैं, मतलब समझ लीजिएगा ये पार्ट है, कार्डिक के बारे में बता रहा हूँ। यह HCl निकालता है और टाइलिन के प्रभाव को क्या कर देता है, कम कर देता है। टाइलिन क्या करता है, मैं पिछले बता चुका हूँ, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए टाइलिन क्या करता है आपका वो। ठीक है, टाइलिन क्या करता है, आपका स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पर HCl करता है, टाइलिन के प्रभाव को क्या करता है, यह खत्म कर देता है और भोजन को अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। क्योंकि HCl निकल रहा है तो भोजन को क्या बना देगा, वो
एसिडिक बना देगा। एंजाइम की क्रिया शक्ति को क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है। भोजन को अम्लीय बना देता है, HCl निकालता है, टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, कीटाणु जितने भी मुख से बच के आए हुए होते हैं उसको भी क्या कर देता है, वो कीटाणु को मार देता है। ठीक है, ये आपका हो गया कार्डिक का काम। दूसरा आ जाता है फंडिक, यह बीच का भाग होता है, मैं दूसरा यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ हूँ। इसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है, कांटेनुमा रचना, अब अपने बुक में लिख लीजिए, कांटेनुमा रचना पाई जाती है। इस कांटेनुमा रचना को क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं, वो अंग्रेजी वर्ड ही है यह रूजी। यह भोजन को रोक करके रखता है। ठीक है ना, और जब हमारे पेट में भोजन नहीं होता है ना तो यही रूजी क्या हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिससे हमारे पेट में क्या हो जाती है, चुभन होने लगती है। ठीक है। तीसरा है आपका पाइलोरिक, सबसे मेन काम यही है आपका। वो पाइलोरिक में ना जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि ही एंजाइम को स्रावित करती है, जिससे जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर मतलब क्या हुआ सर, गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। वो जठर ग्रंथि जो होता है ना, वो उसमें 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए, पेप्सिन के बारे में, वैसे 3 प्रकार का कोशिका पाया जाता है, वही जो है ना आपका पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करता है, पेप्सिन एंजाइम को रिलीज करता है, जो कि प्रोटीन का क्या करता है, यह पाचन करता है। ठीक है। जठर ग्रंथि अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम जो होता है ना, वह प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। ठीक है, पिछले स्लाइड में हमने छोड़ा था कहाँ, जठर ग्रंथि में, जो कि पाइलोरिक में था। अब जठर ग्रंथि में 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। वो जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, पहला कोशिका इसका होता है ना म्यूकस सेल, MUCOUS। ठीक है, म्यूकस सेल। दूसरा होता है आपका पेप्टिक सेल, और तीसरा होता है आपका ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल। हिंदी में अगर लिखूं तो इसको कहेंगे श्लेष्म कोशिका, और इसको हम मुख्य कोशिका बोलेंगे, पेप्टिक सेल को मुख्य कोशिका, और ऑक्सेंटिक सेल को बोलेंगे हम लोग भित्तीय कोशिका। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। म्यूकस सेल क्या करता है सर जी, यह म्यूकस का स्रवण करती है। म्यूकस क्या करता है, पेट की आंतरिक दीवारों को ना HCl से बचाता है। सर HCl कौन निकालता है, HCl जठर ग्रंथि ही निकालती है। ठीक है। यह श्लेष्म, श्लेष्म का स्रवण करती है, श्लेष्म मतलब म्यूकस। ठीक है। सर पेप्टिक सेल क्या करता है, जिसको आप मुख्य कोशिका बोल रहे हो, जठर ग्रंथि के अंदर जो पेप्टिक सेल है ना, यही HCl का स्रवण करती है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी मैं गलत बोल गया। पेप्टिक सेल जो है ना मुख्य कोशिका, यह पेप्सिनोजन एंजाइम को स्रावित करती है। पेप्सिनोजन मतलब ऐसे ऐसे वर्डन है, लिखने में भी गड़बड़ हो जाएगा, पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन। और फिर एक होता है आपका प्रोरेरिन, प्रोरेरिन। ये 2 तरह के एंजाइम का यह स्रवण करती है। सर ऑक्सेंटिक सेल क्या करता है, ऑक्सेंटिक सेल यानी कि भित्तीय कोशिका करता, ऑप्शन में भी दिख रहा है भित्तीय कोशिका। ऑक्सेंटिक सेल है ना, ये आपका HCl का स्रवण करता है। जठर रस में ही आपका, जठर रस में ही सारे कोशिका है ना, और वही एंजाइम का स्रवण कर रही है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। सर ये रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को दही में बदल देता है। रेनिन जो है ना, रेनिन, रेनिन क्या करता है, दूध को यह दही में बदल देता है। लेकिन पूछा कि अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी है, पेप्सिनोजन, पेप्टिक सेल मुख्य कोशिका होना चाहिए, तो ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। वो और भी डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को क्या करता है, यह पचा देता है।
और केसिन क्या करता है, दूध का आपने देखा होगा, दूध का रंग जो सफ़ेद होता है ना, वह केसिन के कारण होता है। CASEIN, दूध का सफ़ेद रंग, दूध का सफ़ेद रंग जो होता है ना वो कैसीन के कारण होता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। वो पेप्सिन, पेप्सिन जो है ना, पेप्सिनोजन, वो पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पेप्सिन जो है ना, लिखने में भी यार दिक्कत है, पेप्सिन जो है ना वो क्या करता है, किसको पचाता है, या प्रोटीन को, प्रोटीन को किस में बदल देता है, ये पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अमाशय में प्रोटीन जो है ना वह पेप्टोन में बदल गया है वो, ठीक है। उसके बाद यह छोटी आंत में चला जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन स्रावी कोशिका है आपका मुख्य कोशिका, जिसको हम लोग पेप्टिक सेल बोलते हैं। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका है। म्यूकस सेल, म्यूकस का स्राव करती है। पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन या फिर प्रोरेरिन का स्राव करती है। ऑक्सेंटिक सेल HCl का स्राव करती है। यह वातावरण को ना HCl अम्लीय बना देता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? सही है, सिंपल सा, अमाशय के बारे में पूरा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। मानव के अमाशय में X अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कौन सी कोशिका? ऑक्सेंटिक सेल जो है ना जठर ग्रंथि के अंदर, वह HCl का स्रवण करती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अम्लीय स्रवण किसकी विशिष्टता है? HCl जो है ना वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो जठर ग्रंथि, ठीक है, बता चुका हूं मैं। जठर ग्रंथि में 3 तरह की कोशिका होती है, म्यूकस, पेप्टिक और ऑक्सेंटिक। ऑक्सेंटिक ही जो है वो HCl का स्रवण करती है। अगला है असंजित श्लेष्माभ, इनहेरेंट म्यूकोनाइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, प्रभाव कम होता है, ठीक है। 1 मिनट में चेकिंग कर लेता हूँ। प्रभाव ये आपका मेरे ख्याल से गलत है लिखा है यहाँ पर, प्रभाव रुक जाता है, कम होता है नहीं, प्रभाव रुक जाता है, ऐसे लिखना जाता है, ठीक है। ये मत पढ़िएगा, प्रभाव रुक जाता है, ठीक है। जो श्लेष्म है ना वो क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। जब देखिए पेप्सिन क्या है, पेप्सिन तो आपकी जठर ग्रंथियां स्रावित कर रही है, ठीक है। और पेट के अंदर जो है ना वो म्यूकस भी क्या हो रहा है, वो निकल रहा है वो, लेकिन ये क्या करता है, म्यूकस जो होता है वह पेप्सिन के प्रभाव को पेट की दीवारों पर क्या कर देता है, वो रोक देता है वो, जिससे पेट की जो दीवारें हैं ना वो पेप्सिन से या फिर HCl से प्रभावित नहीं हो पाती है, क्योंकि वो श्लेष्म जो होता है वो उसकी भीतरी दीवारों को क्या करता है, वो ढक लेता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला है अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है? सिंपल है आपका, जठर रस, जो कि पेट के अंदर का एक भाग है जो कि अम्लीय स्रवण HCl को स्रावित करता है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन बदल जाता है आपका एमिनो अम्ल में, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पेट का जो होता है ना आमाशय का 3 भाग होता है, ठीक है। पहले भाग को बोलते हैं हम लोग कार्डिक, दूसरे भाग को बोलते हैं हम लोग फंडिक, और तीसरे भाग को बोलते हैं हम लोग क्या, पाइलोरिक। सर कार्डिक क्या करता है? कार्डिक जो होता है आपका वो HCl निकालता है, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, कीटाणु को क्या करता है, मार देता है, ठीक है, भोजन को अम्लीय बना देता है। सर फंडिक क्या करता है? फंडिक कांटेनुमा रचना होती है,
कांटे नुमा रचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। वो यही भोजन को पकड़ कर रखे हुए रहता है करीब 4 घंटों तक। ठीक है, छोटे छोटे बूंद के आकार में इसको काइन के रूप में बदल देता है इसको वो। ठीक है, पाइलोरिक क्या करता है सर, ये जठर रस निकालता है आपका ये। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया प्रोटीन इसी में आपका होता है। पेप्सिन नाम की एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, रेनिन जो होता है वो दूध को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? देखिए, पेट में प्रोटीन जो है ना आपका किस में बदल गया है, एमिनो एसिड में। और एमिनो एसिड से क्या बनता है आपका, किसके संश्लेषण, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है आपका। ठीक है, एमिनो एसिड बन गया। देखो हमारा जो शरीर है ना वो सीधा प्रोटीन को नहीं रख सकता है, वो एक ऐसे रूप में रखता है जो उसको अच्छा लगता है, जैसे एमिनो एसिड के रूप में रखता है। वापस इस एमिनो एसिड से वो प्रोटीन क्या कर लेगा, वो बना लेगा। किस चक्र के द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा। आपको याद आ रहा होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ऑक्सीश्वसन होता है, एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल दिया, लेकिन एमिनो एसिड से वापस प्रोटीन क्रेब्स चक्र की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में होगा वो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य है? तो आपको याद रखना पड़ेगा मेथाइओनिन, ऑप्शन सी, हिस्टिडीन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। देखिए, जैसे ही मानव कहता हूँ, जैसे ही भोजन हमारा पेट में आता है ना, HCl का स्रावन होता है। जैसे ही HCl आया, आपका परिवेश कैसा बन गया, अम्लीय बन जाता है, वो एसिडिक बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? सही उत्तर आपका होगा पेप्सिन। एक बार डिटेल में पढ़ लिए तो कितना ही प्रश्न पूछो आराम से बन जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मानव तंत्र में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिए, इसमें और भी कई आ गए हमारे। पेप्सिन प्रोटीन पचाता है, ट्रिप्सिन ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, गैस्ट्रिन। ठीक है, और भी डिटेल में आगे मैं बताता जाऊंगा। अभी ये आपका गैस्ट्रिन जो है ना वो एक पाचक एंजाइम नहीं है। टाइलिन आपका मुख गुहा में निकला था, पेप्सिन आमाशय में निकला था, और ट्रिप्सिन आपका आगे निकलेगा। ये आपका गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज है ना, वहाँ से ट्रिप्सिन स्रावित होगा। लेकिन गैस्ट्रिन आपका एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिक आपका एक ग्लैंड है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, मैं बता चुका हूँ आपका। दूध को दही में कौन पचाता है आपका, रेनिन। ठीक है, और दही में कौन सा लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा वो। देखिए, अगला है आपका दुग्ध प्रोटीन को बचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला, दूध में कौन सा प्रोटीन या शर्करा युग्म होता है? दूध में होता है आपका, देखिए यहाँ पर 2 चीज पूछा है, ऑप्शन में भी 2 है आपका। वो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। जो दूध है ना आपका, उसमें केसीन प्रोटीन होता है। वो केसीन प्रोटीन के कारण ना दूध का रंग क्या हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, और एक आपका होता है लैक्टोज, ये भी प्रोटीन इसी में पाया जाता है। वो केसीन लैक्टोज क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? वही प्रश्न एक एक करके। कैसीन ही आपका वो प्रोटीन जो कि दूध का रंग सफ़ेद कर देता है। दूध का जो हल्का पीला रंग होता है, कभी कभी आपने देखा होगा दूध का हल्का पीला रंग भी होता है, वो होता है आपका कैरोटीन के कारण। ठीक है, पेप्सिन तो प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अच्छा सॉरी, कई बार मैंने सीधा बोल दिया हूँ, प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में बदल गया है, जो कि गलत है। पेट में ना प्रोटीन एमिनो एसिड में नहीं
बल्कि पेप्सिन में बदल देता, सॉरी पेप्टोन में, प्रोटीन को ये पेप्टोन में बदल देता है। कई जगह मैं बोल गया हूँ, सॉरी गलती हो गई, प्रोटीन को जो पेप्सिन है ना वो पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, कई बार मैं एमिनो एसिड बोल गया हूँ, पेप्टोन आगे जाके ना एमिनो एसिड में बदलेगा। ठीक है, तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला है एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं, लास्ट प्रश्न है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से मैं गलती सुधार देता हूँ। आमाशय में पेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रोटीन को पचाता है। जो प्रोटीन होता है ना आपका, वो इसको पेप्टोन में बदल देता है, और पेप्टोन से आगे जा करके यह एमिनो एसिड में बदलेगा। वो आगे हम देखेंगे कैसे एमिनो एसिड में बदलता है, और एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है वापस प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, ये आप सुधार लीजिए, कई बार मैं सीधा बोल गया हूँ कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है पेप्सिन, जो कि गलत है। ठीक है, तो 35 प्रश्न तक ही रहने देते हैं आज। अगले लेक्चर में भी हम लोग करीब 80 प्रश्न तक जाएंगे, और इसका क्विज आपका टेलीग्राम पे होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।